लाइन में लगो। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा पुरी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं लगातार कई दिनों से वुमन सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ और कल तक मैंने आपको मूत्र निर्माण, वृक्क, वोमन संपुट, वृक्क नलिका आदि के बारे में ज्ञान दे दिया। अब उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र के बारे में मैं आज आपको ज्ञान दूंगा और उसी के साथ ही मैं रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। नरजनन तंत्र आदि के बारे में आपको ज्ञान प्रदान करूँगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र। प्रकरण है हमारा उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन से तात्पर्य होता है कि हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ यानी समस्त शारीरिक उपापचयी क्रियाओं के पश्चात शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और इस कार्य को संपन्न करने में जिन अंगों का सहयोग लिया जाता है उसे उत्सर्जन के अंग कहा जाता है। कई सारे अंग मिलकर के उत्सर्जन के तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में बहुत सारी चीज़ हैं। वृक्क है और वृक्क के अंदर वोमन संपुट है, वृक्क नलिकाएँ हैं और फिर हेलने का लूप वगैरह और क्या इस तरह से वोमन संपुट, ग्लोब्यूल्स, दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग, बहुत सारी चीज़ें मिलकर के पूरे वृक्क है, ये हमारे सब क्या है मिलकर के एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। वृक्क के अलावा आपको बताओ कि हमारे शरीर में उत्सर्जन के और कौन कौन से हैं। तो वृक्क के अलावा फेफड़े, फेफड़ों से हम क्या करते हैं बताइए। आपको मैं श्वसन तंत्र में पढ़ा चुका हूँ कि फेफड़ों के द्वारा हम ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा छोड़ी हुई अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये काम हमारे फेफड़े। त्वचा, हमारे शरीर का त्वचा है। त्वचा क्या करती है? ये हमारी लैक्टिक अम्ल और क्या नाम से पसीने के द्वारा निकलने वाले सारे जो अपशिष्ट हैं उन पदार्थों को बाहर निकालने का काम त्वचा करती है। इसके अलावा हमारा यकृत है, लीवर। लीवर क्या करते हैं? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन और आदि को बाहर निकालते हैं, स्टेरॉइड, विटामिन आदि को बाहर निकालने का काम करते हैं। इस तरह की क्रिया हमारे शरीर में पाई जाती है। और त्वचा से नमक भी बाहर निकलता है। पसीने में आपने देखा होगा कई जगह कपड़े पर तो पसीना लग जाता है तो वहाँ पर नमक जैसा दिखाई देने लग जाता है। यूरिया है, यूरिक एसिड है आदि, इनको हम क्या करते हैं मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये, और जैसे स्टेरोल है, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको सीबम के रूप में हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो मैं यहाँ आपको उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र में यही चीज़ दिखाऊंगा कि वृक्क के अलावा फेफड़े, त्वचा, यकृत आदि। वृक्क के अलावा फेफड़े, त्वचा, फेफड़े है, त्वचा है और हमारा यकृत आदि भी, लीवर, आदि भी अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जैसे फेफड़ों से पोट को ग्रहण करके और शरीर को बाहर निकालना। CO2 को ग्रहण करके और इसको बाहर निकालना, CO2 को बाहर निकालना। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? हमारे फेफड़ों से किया जाता है। यकृत से कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं? और यकृत के द्वारा बिलिरुबिन और बिलिरुबिन
बिलिरुबिन, विल्बर्डिन, विटामिन, स्टेरॉइड हार्मोन, ये यकृत द्वारा निकाल दिए जाते हैं। त्वचा द्वारा नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल, त्वचा द्वारा नमक, लैक्टिक अम्ल, जबकि वृक्क द्वारा यूरिया, यूरिया आदि का उत्सर्जन किया जाता है। अब आप देखिए जैसे स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन आदि का सीपो के साथ इसी प्रकार सीपो द्वारा स्टेरॉइड का संश्लेषण। एक बार समझ लें आप, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वृक्क के अलावा फेफड़े, त्वचा, यकृत आदि अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं, शरीर की सफाई में सहयोग करते हैं। जैसे फेफड़े से खून को ग्रेड करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है, यकृत से बिलिरुबिन और विल्बर्डिन, विटामिन, स्टेरॉइड आदि को बाहर निकाला जाता है। त्वचा द्वारा नमक, लैक्टिक अम्ल पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। लैक्टिक अम्ल पसीने के रूप में लिखता हूँ, पसीने के रूप में उत्सर्जन किया जाता है। जबकि वृक्क द्वारा यूरिया, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। उसी प्रकार सीपो द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उत्सर्जन किया जाता है। यहाँ तक की उत्सर्जन की बात आपके सामने आ चुकी है। अब आपके सामने आ गया जनन तंत्र। नया टॉपिक है हमारा जनन तंत्र। जनन तंत्र। जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है। जनन तंत्र के होने के कारण ही वर्तमान में जो भी संततियां हैं वो हमें वर्तमान में दिखाई दे रही है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जनन ये एक प्राणियों में पाए जाने वाला अति महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसे जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी नरजननांग और मादा जननांग अलग अलग समष्टियों में उपस्थित होते हैं और इनके द्वारा निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण परिवर्तित होकर और पैतृक यानी मातृ संतति के अनुसार अपनी आकृति बना लेता है। लैंगिक जनन पाया जाता है। द्विलिंगी प्रजनन क्रिया में नर युग्मक के तौर पर तो शुक्राणु होते हैं, मादा युग्मक के तौर पर अंडाणु होते हैं। ये अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलना ही क्या करता है, युग्मन जायगोट का निर्माण कर देता है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया यानी निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बनता है।
आगे चल करके नई जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन हेतु उत्तरदायी जन्म कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूबरिटी कहते हैं, यौवन आरंभ। क्या कहते हैं इसको हम, प्यूबरिटी कहते हैं, इसमें होता है। और प्यूबरिटी का प्रारंभ नर के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के स्राव होने से होता है, और मादा के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव होने के कारण से होने लगता है। हम इस बात को जानते हैं कि लड़कियों में यौवन का आरंभ 12 से 14 साल में हो जाता है, जबकि लड़कों में यौवन का आरंभ 13 से और 15 साल के बीच में होता है। लैंगिक परिपक्वता लड़कियों के अंदर 18-19 साल में आ जाती है, और लड़कों के अंदर ये 21 साल में जाकर के आती है। हम पूर्णतः इस बात को जानते हैं कि उससे पहले, जिसको हम किशोर अवस्था कहते हैं, किशोर अवस्था के अंदर नर और मादा के अंदर जब तक टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव नहीं होता, नर लैंगिक गौण लक्षणों का आना प्रभावित नहीं होता है। अब मैं जनन तंत्र के बारे में आपको थोड़ा सा लिखवाना चाहूँगा। जनन तंत्र के बारे में आप लिखेंगे। देखिए, जनन तंत्र, देखो, सजीव जीवधारियों का अति महत्वपूर्ण तंत्र है जनन। यह जीवधारियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण यह जीवधारियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है। मानव में लैंगिक प्रकार का जन्म पाया जाता है। मानव में लैंगिक प्रकार का जन्म पाया जाता है। मानव में कैसा जन्म पाया जाता है? मानव में लैंगिक प्रकार का जन्म पाया जाता है। ये एक द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है। यह एक द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है। द्विलिंगी मतलब नर जन्नांग और मादा जन्नांग अलग अलग समष्टियों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया कहते हैं। और ये एक द्विलिंगी प्रजनन, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, इसमें नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक दोनों में आपस में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्रिया करके भ्रूणों का निर्माण करते हैं। इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में तो एक विशेष परिपक्वता आती है। लैंगिक जनन क्रिया हेतु की विशेष परिपक्वता आती है। क्या होता है कि निषेचन क्रिया के लिए विशेष परिपक्वता आती है। जैसे लड़कों में आवाज़ का भारी होना, जैसे नर में आवाज़ का
एपिग्लाइटिस का बाहर निकल जाना, त्वचा का तैलीय होना, जबकि लड़कियों में आवाज का पतला होना, स्तन ग्रंथियों का चौड़ा हो जाना, रजोदरम, त्वचा का तैलीय होना आदि लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या होता है लड़कियों में आवाज़, जैसे मैंने आपको बताया कि मानव में लैंगिक प्रकार का जन्म पाया जाता है। ये प्रक्रिया प्रजनन प्रक्रिया जिसमें नर पक्ष द्वारा माता जी को परिणाम की विशेष क्रिया के द्वारा भ्रूण या जायगोट बनता है। ये फर्टिलाइजेशन क्रिया के द्वारा होता है। लैंगिक जन्म कहते हैं विशेष परिपक्वता आती है, इसको प्यूबरिटी कहते हैं। नर में लड़कों में आवाज़ का भारी होना, लड़कियों में का आना, शरीर में बालों का होना, त्वचा का तैलीय होना, जबकि लड़कियों में आवाज़ का पतला होना, स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, रजोदरम प्रक्रिया होना, त्वचा का तैलीय होना आदि आदि पाए जाते हैं। ये विशेष अवस्था के अनुसार ये एक विशेष अवस्था में आती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जैसे लड़कों में यौन आरंभ और लड़कियों में यौन आरंभ कब होता है। लड़कियों में यौन आरंभ 12 से 14 वर्ष में होता है। लड़कियों में यौन आरंभ 12 से 14 वर्ष में, 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है, जबकि लड़कों में यौन आरंभ 13 से 15 साल की आयु में प्रारंभ होता है। ये प्यूबरिटी की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में संवेदनाओं का विकास, बौद्धिक विकास, इससे यौनांग अवस्था में संवेदनाओं का विकास, बुद्धि भी क्या विकास करने लग जाती है, सचेत होती है। बौद्धिक विकास तथा मानसिक विकास हो जाता है। संवेदनाओं का विकास हो जाता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है तथा मानवीय संवेदनाएं जन्म लेने लगती
लड़कियां लड़कों से अलग रहना प्रारंभ कर देती हैं और अपनी बातों को छुपाना प्रारंभ कर देती हैं। बिल्कुल लड़कों से और अट्रैक्टिवता बढ़ जाती है। विपरीत लिंग के प्रति एक आकर्षण क्षमता विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। इसमें नर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। जो लड़कियों में मैं आपको प्यूबर्टी के बारे में बता चुका हूँ। मैंने बताया कि लड़कियों में जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन विकसित हो जाता है तो लड़कियों के स्तन बढ़ जाते हैं, स्तन ग्रंथियों का विकास होने लग जाता है, आवाज़ बारीक हो जाती है, त्वचा तेलीय हो जाती है और उनके अंदर बौद्धिक मानसिक संवेदनाएं जन्म लेने लग जाती हैं। लड़कों से अलग रहना शुरू कर देती हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। और उसी प्रकार लड़कों के अंदर जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, चेहरे पर दाढ़ी मूँछों को आना, आवाज़ का भारी होना, गले में हड्डी का उभर करके बाहर आ जाना और इस तरह की मानवीय और बौद्धिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद मैं अब आपको कल नर जनन तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। क्या एक मिनट की होगी।